हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ श्री गणेश आईएएस और एग्रीकल्चर के सेकंड सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने एग्रीकल्चर की फर्स्ट सेशन करी थी जिसमें एग्रीकल्चर के बारे में कुछ बात करी थी हमने, और उसके बाद से राइस के बारे में बात किया था। अब हम बात करेंगे वीट के बारे में। तो गाइज, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जरूर करिए सो दैट कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बन सके, है ना। और अल्टीमेटली आप जितना हो सके उतना इसको शेयर करिएगा ताकि वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा अच्छा लगे। एंड कमेंट जरूर करिएगा इफ़ कोई क्वेरी होती है या फिर आपको लगे कि कोई डाउट है। तो गाइज, स्टार्ट करने से पहले बताते हैं कि ये जो है आपका ये जो सेशन चल रहा है, ये सेशन जो है आपका एग्रीकल्चर का है। और एग्रीकल्चर के सेशन के हिसाब से देखें तो मेजर पार्ट किसी भी एग्जाम्स में आजकल एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। चाहे वो स्टेट पीएससीज हो या यूपीएससी हो या फिर कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स हो। तो बात करते हैं वीट के बारे में। तो जैसे आप सबको पता है कि वीट जो होता है वो एक रबी का क्रॉप्स होता है, ठीक है। वीट क्या होता है, एक रबी का क्रॉप्स होता है इन इंडिया में, ठीक है। उसके साथ ही साथ वीट की जो साइंटिफिक नेम होती है वो होती है, द साइंटिफिक नेम ऑफ द वीट इज द ट्रिस्टियम एस्टिवियम। इतना जानने का वो नहीं है, बट बस इतना दिमाग में रखने की जरूरत है कि हाँ, इसका मतलब नाम कुछ ऐसे है, ठीक है। तो ट्रिस्टियम और एस्टिवियम इसका नाम है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो रबी का क्रॉप सबको है ये, ठीक है। साथ में इंडिया में ही आपके ये दो एरिया में लगाया जाता है। एक आपका हो गया नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, और दूसरा आपका हो गया मतलब जो कि गंगेटिक सतलज वाला एरिया होता है। और जो सेकंड पार्ट होता है वो आपका होता है ब्लैक क्ले डेक्कन वाला एरिया। डेक्कन प्लेटू में एरिया, जैसे आपने सुना होगा एमपी का आटा अलग आता है, कहते हैं ना एमपी का आटा ऐसे आता है, ठीक है। मालवा प्लेटू का आटा है, ऐसे भी आपने सुना होगा। एमपी का आटा ज़्यादा चलता है। तो ये मतलब कि ब्लैक क्ले और डेक्कन सॉइल पे होता है। बात करते हैं अगर इफ यू टॉकिंग अबाउट द वीट, वीट इज मोहनजोदारो की जो मतलब कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, तो देयर हैज एविडेंसेस ऑफ द वीट इन द मोहनजोदारो सिविलाइजेशन, ठीक है जी। तो ग्रीन रिवोल्यूशन में हमने वीट रिवोल्यूशन किया था। आपको याद होगा कि 1963 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंपोर्ट करा था मैक्सिकन वीट का, सो दैट कि हमारी जो फूड कैपेसिटी है वो हमारी इंक्रीज हो जाए, ठीक। तो और बात करते हैं इसके बारे में ही। तो नॉर्विन आपके हैं, इन्होंने ड्वार्फ जनरेशन को मतलब ड्वार्फ जेन करके ये लो नॉर्विन जो क्वालिटी की जो सीड्स है वो जापान में लगाते हैं, ठीक है। और नॉर्मन ए बोरलॉग जो कि इन मैक्सिको 1961-62 में, ठीक है, इन्होंने एक सीड्स डेवलप किया था, ठीक है। तो ये इनका बड़ा मतलब इन्होंने जो मैक्सिकन सीड्स को डेवलप किया था वो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स था। वो क्या था आपका HYVV सीड्स था। 1963 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंपोर्ट किया 100 kg ऑफ मैक्सिकन वीट्स स्पेसीज, ठीक है। तो ये याद रखेगा आपका। उसके बाद से इंडक्टेड किया अपने म्यूटेंट स्पेसी में, जिसका नाम है सोनारा 64, सोनारा 63, लर्मा रोजा 64A, और ये लर्मा रोजा IAI का है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का। और उसके बाद आपका आता है S163। तो ये कुछ स्पेसीज हैं, तो इसका सोनोरा 64 और 63 याद रखिएगा, ठीक है जी। उसके बाद से एक टेरिटिकल, ये इट इज ऑल्सो द वैरायटी ऑफ वीट्स जो कि क्रॉस कराया गया है वीट और राई के बीच में। फिर से मैकोरानी हे हैप का वीट, ठीक है, ये इसको टी ड्रम भी कहते हैं, जो कि नॉन इरिगेटेड एरिया में काफ़ी सक्सेसफुली इसको देखा गया है कि इसकी इल्ड वैरायटी कम नहीं हुई है। तो मतलब कि ये एक तरह से मतलब कि वाटर रेजिस्टेंट कह सकते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं नॉन इरिगेटेड एरिया में ड्राउट रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो वेयर देयर इज अ नॉन इरिगेटेड एरिया सच एज MP, गुजरात एंड राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, ठीक है जी। तो इसको हार्ड वीट एनालॉजी भी कहते हैं। तो अगर आपके पास 100 kg ऑफ आप पर हेक्टेयर के हिसाब से आप वीट्स के सीड्स को आप डाल सकते हैं। और 20 to 30 kg एक डिबलर मेथड होता है, इससे आप कर सकते हैं, जिसमें आपको जीरो टिलेज इसको भी कहते हैं। तो ये जीरो टिलेज फर्टिलाइज ड्रिल होता है, ये आपका होता है डिबलर मेथड। अब न्यूट्रिएंट की बात करते हैं कि वीट में किस टाइप के न्यूट्रिएंट होते हैं। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट की सबसे मैक्सिमम क्वांटिटी होती है जो कि 60 to 65% होती है। 8 से 15% आपके मिनरल्स होते हैं, 1.5% आपका फैट होता है। और उसके बाद से एक इसमें
ग्लूटीन नाम का एक प्रोटीन होता है, ठीक है, इसमें एक ग्लूटीन नाम का प्रोटीन भी मिलता है। कुछ विटामिन से भी मिलते हैं जो लाइक B1, B2 और B6 एंड विटामिन E जो कि सॉल्युबल होते हैं फैट में। लेकिन जब वीट की मिलिंग करते हैं, मतलब जब गेहूं को पीसते हैं, देन ये दिस B1, B2, BC ये सब आपका डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। तो एक इसमें याद रखिए ग्लूटीन नाम का, जस्ट रिमेंबर वन थिंग दैट ग्लूटीन इज द अ प्रोटीन which is found in the wheat. So the larger composition of the nutrient is the carbohydrate, which is 60 to 65%. So next आपका जो और है जो कि इसमें what should be the fertilizers, तो fertilizers में क्या डालते हैं, ठीक है। तो when we are talking about the composition of fertilizers, तो नाइट्रोजन का composition होता है 100 to 120 kg, ये आपका नाइट्रोजन होता है। फॉस्फोरस आपका होता है 50 to 60 kg, पोटैश आपका होता है 40 to 50 kg, ठीक है। तो NPK का ये रेशियो होता है। एक रस्टिंग नाम की एक डिजीज होती है, ठीक है, एक रस्ट नाम की डिजीज होती है जो कि जो भी रस्ट डिजीज होगा वो वीट में होता है, इतना आपको याद रखना है। जो भी रस्टिंग होता है वो आपका कहाँ होता है, वीट में होता है। तो ये येलो और ब्राउन एंड ये येलो रस्ट भी होता है, ब्राउन रस्ट भी होता है और ब्लैक रस्ट भी होता है। तो ये डिजीज है। एक करनाल बंट है, ये भी एक डिजीज है, और एक फंगस डिजीज है जिसका नाम है टीलिया इंडिका। सो रिमेंबर दिस फंगस डिजीज, दैट नेम इज द फंगस टीलिया, ठीक है। तो ये फंगस टीलिया आप इसको याद रखिएगा। सो नेक्स्ट वन आपका आता है, एक डालते हैं आइसोप्रोटोरन हर्ब को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक फिलारिस माइनर डालते हैं, ठीक है। इसको फिलारिस माइनर और ये मामा भी इसको कहते हैं। तो ये जो आइसोप्रोट होता है, तो आइसोप्रोटोन इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए डालते हैं आपको, ठीक है। कुछ वैरायटीज होती हैं वीट की, जैसे सोनालिका हो गया, अर्जुन हो गया, कुंदन हो गया, अमर हो गया, भवानी, चंद्रिका, देश रत्ना, कंचन, गिरजा, गोमती और ये मैक्रोनी यूज करते हैं कहाँ भी, जो नॉन इरिगेटेड एरिया है। तो ये अपने लिए जानने वाली चीज हो गई, ठीक है। सो ये याद रखना, ठीक है जी। उसके जैसे ICR का जो लेटेस्ट है जिसमें आपका है पूसा, सिंधु और गंगा, तो ये याद रखिएगा। और भी बहुत सारे हैं, तो बट ये है हमारा है। तो इसकी वैरायटीज को याद रखना, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनेशन में स्टेट PSC में तो वैरायटीज बहुत ही ज्यादा ये लोग पूछ देते हैं। तो ये हुआ। अब बात करते हैं तो सबसे मैक्सिमम आपका कहाँ है पे प्रोडक्शन होता है, तो यूपी में पहला, फिर उसके बाद MP और देन पंजाब। सो फर्स्ट सबसे ज्यादा आपका यूपी में होता है मैक्सिमम प्रोडक्शन, देन आपका मध्य प्रदेश में, देन थर्ड पंजाब एंड फोर्थ हरियाणा। तो ये फोर्थ नंबर पर हरियाणा है। अभी किसान आंदोलन चल रहा है, तो मे भी ज़्यादा चांसेस हैं कि क्वेश्चन ज़्यादा इससे कोरिलेट करके पीछे जाए। तो ये हुआ पूरा टोटल का टोटल मेज। अब बात करते हैं कुछ और है जो आपका जो IAR ने जो आपका 2015 में पूसा किरण और ये मिलगारी ये सब और पूसा मालवी ये नई वैरायटी लॉन्च मतलब निकाली थी, ठीक है। और एक वैरायटी है जिसका नाम है पूसा बेकर। तो ये जो पूसा बेकर है ये बिस्किट्स बनाने के लिए, मतलब स्पेशली फॉर द बिस्किट्स के लिए इस व्हीट की वैरायटी का यूज किया जाता है, जो कि यूरोपियन स्टैंडर्ड पे यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के कंपेरेटिवली है, ठीक है। तो ये पूसा बेकर विच इज इक्विवेलेंट टू द यूरोपियन स्टैंडर्ड्स। सो ये याद रखना, पूसा बेकर डेवलप बाई ICAR। सो इसी के साथ नाउ द एंड ऑफ द व्हीट का। अब द नेक्स्ट टॉपिक इज द मेज। दैट इज मेज क्या होता है, खरीफ क्रॉप्स होता है जनरली, बट इट इज ऑल्सो ग्रोन इन ऑल 3 सीजन। जायद में इसको फॉडर मतलब कि चारा की तरह से लगाते हैं। पोर्तुगीज ब्रॉट इट टू द इंडिया। सो अगर बात करते हैं इसका बोटेनिकल नेम होता है मेज का जीमेस, जो कि बोटेनिकल नेम है। इसको क्वीन ऑफ ग्रेन्स भी कहते हैं। ये आपका यूज फॉर, इट इज ऑल्सो यूज फॉर द बायोडीजल as well as for the alcoholic drinks. So 21 degree to 27 degrees Celsius is required and it is very well in the old alluvial soil. So इसकी old alluvial soil में इसकी production काफी good होती है। Starch content is the highest in the maize. तो सबसे ज़्यादा इसमें content वो होता है starch content compared to other जो भी आपके जो भी crops हैं। So maize को C4 plant भी कहते हैं, और C4 प्लांट शुगर केन और सोरगम भी होता है। ये फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड करता है एंड बाय यूजिंग अनदर एंजाइम कॉल्ड PEP। तो ये C4 प्लांट होता है। उसके बाद से अगर बात करते हैं तो इट इज ऑल्सो द मोनोइसियस। मोनोइसियस मीन्स इट हैज द बोथ द
the maize plant has both the male and female organs in one plant. So that's why it is called as monoecious. So the male part is the tassel, and it is also in that during the cross pollination, the removal of tassel is called detasseling. So detasseling is a term used in the maize. So if the question asks where is the detasseling term is used in the which crops, so it is the maize. So its acile is like a silk-like structure. Next, maize consists of a protein which is name is gene. So the maize protein is known as gene, Z-A-E-I-N, and it lacks tryptophan and lysine. So it is lacking the tryptophan and lysine. So there are lots of varieties of the maize. One is the Pratap, Pusa Ali, that is the Sankar 5, Deccan Sankar, Pragati, Pratap. So Pragati, Pratap, remember the variety in the Pratap. Pratap is belong to the maize ka variety. And Girja and Shraddhamani, that is also known as the Kampo. So now the composition of the nutrient composition of the maize. So carbohydrate is the 79%, protein 5%, fat is 5%, and S is 2%. So this is the nutrient composition of the maize. So न्यूट्रिएंट कंपोजिशन के बाद अब हम करते हैं मिलेट के बारे में। तो मिलेट क्या होता है? एक ड्राउट टॉलरेंस क्रॉप होता है जो कि सेंसिटिव भी होता है वाटर लॉजिंग से और एसिडिक सॉइल से। इसमें मिनरल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ग्रीन हेयर एंड एरोगेट नाम की डिजीज होती है। कौन सी डिजीज होती है भाई? तो ग्रीन हेयर एंड एरोगेट डिजीज होती है। कुछ स्पेसीज, कुछ वेराइटीज हैं लाइक GHRB 577, RH 127, PV 180 जो कि हाइब्रिड समर फार्मिंग के लिए यूज होता है, और पूसा कंपोजिट 701। So these are the some most important millet varieties, crops of the millet varieties. Now it is talking about the pulses production. So pulses are the legume crops. So in the roots there is the legume types of nodules which help in the nitrogen fixation. So it is grown in all seasons. So in the Kharif, arhar, urad, moong, cowpea, moth, soybean. In the Rabi, gram, peas, mansoor and khesari is grown. So it is in the all the season. So Kharif mein arhar and urad. So remember this arhar. Arhar is the Kharif crops. So also in the Jaid crops there is a moong, urad, cowpea and soybean. Why soybean is considered to be the pulses? Because it has the maximum composition of the protein to the 40 to 50%, and pulses are rich in the proteins. That's why it is in the high demand in the. It is the high. It is for the protein consumption. Because most of the country maximum of the population are dependent on the protein, because maximum of our population is the vegetarian population. So they are highly dependent upon the pulses for the protein. So now also talks about the ICAR has a developer जो कि दिल्ली बेस्ड है, जीनोम सीक्वेंसिंग डिराइव्ड फ्रॉम आशा वैरायटी ऑफ पिजन पी। सो ये इन्होंने एक अरहर 2011 में निकाला था। इसका नाम था नागेंद्र कुमार सिंह ने इनको निकाला था, और ये इसको इन्होंने डिराइव किया था, आपका ये जीनोम सीक्वेंस किया था अरहर का, और ये आशा वैरायटी ऑफ पिजन पी से इन्होंने डिराइव किया था। उसके बाद से काउपी एंड मूंग इज यूज्ड एज आल्सो पल्सेस एज वेल एज फॉडर एज वेल एज ग्रीन मैन्योर। तो उसका ग्रीन मैन्योर में भी यूज करते हैं काउपी का, मूंग का, ठीक है। अब कुछ बात करते हैं वैरायटीज ऑफ अरहर की। तो अरहर की वैरायटी में बात करते हैं पूसा 16, ये डेवलप हुआ है जो कि 120 डेज में ये आपका डेवलप हो सकता है। तो याद रखिएगा पूसा 16 इज अ वैरायटी ऑफ द अरहर, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही कुछ वैरायटीज हैं लाइक बहार, अमर, आजाद, मालवीय, विकास, पारस। मालवीय आपका ये मिराकल्स हो गया, और ये मेन वैरायटीज ऑफ आपके पिजन पी होते हैं। पिजन पी मतलब अरहर को पिजन पी कहते हैं, ठीक है। तो जीनोम ऑफ अरहर दाल ये डिकोड हुआ था ICAR इन 2011। लेटेस्ट है आपका पूसा 1991, 1992, MA6 गौलिट, ये आपका है गौली, ठीक है, 011E। सो प्रोटेक्ट फ्रॉम सॉइल बॉर्न डिजीज ऑफ पल्सेस। सीड्स आर एक कैप्टन करके, उसमें एक कप्तान करके एक उसको सीड्स को पहले उसमें लगा के वो आपका सीड्स की सोइंग करते हैं ताकि उसमें कोई सॉइल बॉर्न डिजीज ना हो। NP का रेशियो अगर देखें तो ये 1:2:2 होता है, या फिर 1:2:3, मतलब नाइट्रोजन इसमें कम डाला जाता है आपके पल्सेस में।
ओके, सो अभी न्यू स्पेसीज ऑफ खेसारी दाल बनाया गया है जिसका नाम है रत्ना, प्रतीक और आपका ये है मयुत्रा। डाई एमाइंस और प्रोपेनिक एसिड इसमें भी आपके होते हैं पल्सेस में। पल्सेस के लगाने की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है और रूट्स का कंजर्वेशन होता है, सॉइल इरोजन से बचाता है। इसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम, जो कि नोड्यूल्स में होता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, मतलब एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को ये सॉइल में लाता है। उसके वजह से कोबाल्ट एसेंशियल होता है फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो ये याद रखिएगा, कोबाल्ट एसेंशियल होता है फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोबियम एंड हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ विटामिन B12। सो ये विटामिन B12 के सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। ओके, सो गाइज पल्सेस का ये सेशन, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब कुछ क्रॉप्स वैरायटी की बात करते हैं जो कि पल्सेस में है। जैसे ग्राम हो गया, तो इसका सम्राट, पूसा मिराकल, राधे, विशाल, वद्या, पूसा 37। उसके बाद से पीस की बात करें तो ये आपका रचना, अपर्णा जो कि लीफलेस स्पेसीज होता है, सपना, उत्तरा, पूसा, प्रगति, ये सब आपकी वैरायटीज हैं। मंसूर की वैरायटीज करते हैं तो मलिका जी हैं आपकी मंसूर की वैरायटीज, प्रिया हैं, वैभव हैं। अपने दोस्तों का नाम याद कर लेना गाइस, गरिमा मतलब उनको मंसूर है तो किसी का नाम मलिका है तो उसको मंसूर बोलो, हाँ, लेकिन थप्पड़ भी पड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। सो मूंग आपका हो गया स्प्रिंग सीजन, पूसा बोला, ये सब फैक्चुअल डेटा है। तो उड़द का वरदान और नरेंद्र, ये याद रखना, दो है, नरेंद्र एंड वरदान। सोयाबीन का पूसा 9814 एंड पूसा 9712 एटसेट्रा एटसेट्रा। अब हम बात करते हैं ऑयल क्रॉप प्रोडक्शन की। तो ऑयल क्रॉप प्रोडक्शन आपका ऑयल सीड से होता है, जैसे कि मस्टर्ड हो गया, सनफ्लावर हो गया, सोयाबीन हो गया, कॉटन से भी ऑयल निकालते हैं और ग्राउंडनट से भी निकालते हैं। तो 8% to 25% ये आपका ऑयल आपका पैडी में भी मिलता है, ठीक है। आपने सुना ना, ब्रांड ऑयल भी निकालते हैं, ब्रांड ऑयल आपने सुना होगा, ठीक है। सो ग्राउंडनट एक सेल्फ कोऑर्डिनेटेड क्रॉप्स होता है। तो 8 से 10 स्टेमन्स इसके होते हैं जो कि मोनोडेलेफस बंडल में होते हैं। पीनट्स आपका पीग स्ट्रक्चर में होता है और ये जब गायोस्फीयर से होके ये ओवरी में जाता है तो उसको पेगिंग भी कहते हैं। तो ये थोड़ा सा एक टर्म है पेगिंग, तो ये ओवरी में जाने का ये टर्म होता है, ये आपका होता है। 40 to 50% आपका प्रोटीन होता है आपका सनफ्लावर में, ये याद रखना, 40 to 50% सनफ्लावर में आपका केक में आपका प्रोटीन होता है और सनफ्लावर में 40 to 45% ऑयल भी होता है। सनफ्लावर को रसिया से लाया गया था इंडिया में 1969 में, ठीक है जी, 1969 में रसिया से लाया गया था। और 64% लाइनोलिक एसिड होता है जो कि सनफ्लावर में होता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को ठीक करने में मदद करता है। तो ये याद रखना, सनफ्लावर में क्या होता है, लाइनोलिक एसिड, जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को ठीक करने में बहुत हेल्पफुल होता है। ओके, और उसके बाद से एक और चीज आता है आपका, ये होता है आपका, एक होता है आर्सोइक एसिड जो कि मस्टर्ड में मिलता है और ये हार्मफुल होता है ह्यूमंस के लिए। इसकी स्मेल थोड़ी तीखा जैसी होती है, ठीक है, तो ये हार्मफुल होता है ह्यूमन के लिए। और इसकी जो मस्टर्ड की एक और होती है कि इसकी पंजेंसी जो काफ़ी तीखापन होता है, जिसमें क्या होता है भाई, आइसो ई साइनाइट होता है। तो ये आइसो ही इसको याद रखना, आइसो ये साइनाइट होता है, जो कि इसकी वजह से इसका स्मेल काफ़ी ज़्यादा पंजेंट होता है। उसके बाद से एक होता है ग्लूकोसिनोलेटस जो कि मस्टर्ड केक में होता है, जो कि अफेक्ट्स करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, और इवन ग्वाइटर भी हो जाता है। और ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ मैन्स एंड एनिमल्स दोनों में ये हार्म करता है। उसके बाद से तो होता है टेरिग्लाम O6 35 स्पीसीज ऑफ मस्टर्ड, ये कुछ इसकी स्पीसीज हैं। और ब्रेसिका जामिया, वरुणा, पूसा बोल्ड, पूसा जय किसान एंड पीतम्बरी। एक DMH करके भी है मस्टर्ड का, DMH11, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड इसको बनाया गया है इस मस्टर्ड को, ताकि इंक्रीज कर सके प्रोडक्शन को। एक सीसम भी होता है, इससे भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं आपका क्या चीज़, तो ऑयल को। तो सीसम में 50% ऑयल होता है, 80 to 20% प्रोटीन होता है। फ्लैक्सीड में 30 to 34% आपका ऑयल होता है एंड 36% आपका प्रोटीन होता है। ओके गाइज, सो ये आपका एग्रीकल्चर का दूसरा सेशन हो गया। सो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर नेक्स्ट सेशन में एक आएंगे, उसमें भी आपकी बाकी वैरायटीज़ की जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स है उनके बारे में बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप वॉचिंग Ganesha IS and please subscribe the channel.